हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम तरुण सिंह बघेल और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिविक्स चैप्टर 2 जिसका नाम है फेडरलिज्म। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, पावर शेयरिंग पढ़ा था और वहाँ पे 2 स्टोरीज़ देखी थी, 2 कंट्रीज़ की यानी बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरीज़ देखी थी, वहाँ की प्रॉब्लम्स को समझा था और बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी और वहाँ पर पावर शेयर कैसे हुई थी ये भी मैंने आपको बताई थी। ठीक है, चलिए, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है, साथ में इस वीडियो में उससे पहले मैं आपको बता दूं, साथ में इस वीडियो में मैं आपको दूंगी हैंड रिटन नोट्स, तो आप चाहो तो उस नोट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर आप बाद में उसको लिख लेना, या तो आप नोटबुक ले लो साथ में और पेन ले लो, आप लिखते रहना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म इज द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट in which power is divided between the central authority and various constituent units of the country। ठीक है, समझ में आ गया? देखो, फेडरलिज्म एक ऐसी गवर्नमेंट है, एक ऐसी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे पावर किस में डिवाइडेड है, सेंट्रल और अथॉरिटी और वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट्स के बीच में। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। हमें कुछ चीज़ें जानना होगा, जैसे फेडरलिज्म के लेवल क्या कौन कौन से हैं। यहाँ पे 2 लेवल्स हैं फेडरलिज्म के। कौन कौन सा? एक ऐसी गवर्नमेंट होती है फेडरेशन की, एक ऐसी गवर्नमेंट होती है, पहला लेवल एक ऐसी गवर्नमेंट है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, पूरी कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, वन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर कंट्री, दैट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, जो पूरी कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ऐसी गवर्नमेंट जो पूरी कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम बोलेंगे यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं ना, आपने नाम सुना होगा। चलिए, और दूसरी कौन सी गवर्नमेंट होती है? दूसरी गवर्नमेंट होती है द अदर्स आर, ये तो पहला लेवल था, ये दूसरा है। द अदर्स आर governments at the level of provinces or states that look after much of the day-to-day administering of their state। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऐसी लेवल ऑफ स्टेट यानी ऐसी गवर्नमेंट, ये सेकेंड लेवल ऑफ फेडरेशन है, तो यहाँ पे सेकेंड लेवल ऑफ फेडरेशन में ऐसी गवर्नमेंट होती है जो स्टेट्स को देखती है, स्टेट्स में क्या चल रहे हैं, वो स्टेट लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है। ठीक है, यानी फर्स्ट जो पूरी कंट्री को संभालती है और सेकेंड लेवल ऑफ गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट होती है जो सिर्फ स्टेट्स को संभालती है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे यूनाइटेड सिस्टम और फेडरल सिस्टम। हमारे एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनाइटेड सिस्टम एंड फेडरल सिस्टम। आपको क्या लिखना है? वही जो मैं आपको अभी बताऊंगी। आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स ऑफ आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट। यूनाइटेड सिस्टम में क्या होता है, मैं आपको सीधे सीधे से बात बता दूं, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं कोई भी चीज़। यूनाइटेड सिस्टम में ऐसी गवर्नमेंट होती है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो लोकल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ऑर्डर पास कर सकती है। ये तो आप समझ लो कि ये क्या होती है, ये यूनाइटेड सिस्टम होती है, ये यूनाइटेड सिस्टम होती है। फिर फेडरल सिस्टम क्या होती है? फेडरल सिस्टम, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो स्टेट गवर्नमेंट को कुछ भी करने के लिए ऑर्डर नहीं दे सकती। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच इज़ नॉट एंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की उसके पास खुद की पावर होती है। चलिए समझ में आ गया यूनाइटेड सिस्टम और फेडरल सिस्टम के बीच में डिफरेंस आएंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्या पढ़ेंगे? की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के फीचर्स, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकता है, आपको लिखना है, इसके कुछ फीचर्स हैं उसको लिखना है। मैं समझा देती हूँ। जो पहला फीचर है वो ये कहता है फेडरलिज्म का कि यहाँ पे 2 और मोर लेवल्स और टायर्स ऑफ गवर्नमेंट्स होनी चाहिए, तभी वो फेडरलिज्म गवर्नमेंट है, नहीं तो नहीं है। डिफरेंट टायर्स मतलब लेवल, यहाँ पे टायर्स मतलब लेवल लिखा है, ऑफ गवर्नमेंट गवर्न सेम सिटीजन्स। देखो डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे आप एग्जाम मैंने बताया आपको, एक ऐसी लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है जो पूरे कंट्री को रिस्पॉन्सिबल होती है, पूरी कंट्री के लिए, और एक सिर्फ स्टेट के लिए वो होती है। ठीक है, आप स्टेट गवर्नमेंट को देख लो, सेंट्रल गवर्नमेंट को देख लो, वो भले ही अलग अलग लेवल में है, लेकिन गवर्न तो हम ही लोग को करी, वो तो गवर्न को सिटीजन्स को ही कर रही है ना, वो हमारे इंडिया के सिटीजन्स को गवर्न कर रही हैं। तो सर क्या मतलब है, वो सेम सिटीजन को गवर्न कर रही हैं। ईच हैज़ इट्स ओन jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and administration। नेक्स्ट है द jurisdiction। यहाँ पे jurisdiction की स्पेलिंग रॉन्ग लिखी हुई है, आपको इसको सुधारना है। और jurisdiction की स्पेलिंग होती है jurisdiction होती है, jurisdiction ये होती है jurisdiction की स्पेलिंग। आप चाहो तो देख सकते हो, पेज नंबर 15 में लिखा हुआ है हमारी बुक में। चलो, jurisdiction of the respective levels of government are specified in the constitution, so the existence and authority of each type of government is constitutionally guaranteed।
अगर हमारे क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाई द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड, आप लिखोगे द जुरिस्डिक्शन ऑफ the respective levels of government are specified in the constitution, so the existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed। बात समझ में आ रही है। फिर हमारा फोर्थ नंबर क्या है, फोर्थ फीचर ये कहता है द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अगर हम क्या करना चाहें, हम नहीं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन क्या करना चाहे कि फर्स्ट को अगर कॉन्स्टिट्यूशन को फंडामेंटल प्रोविजंस चेंज करना है तो वो किसी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट के साथ नहीं होगा। ठीक है, उसमें दोनों गवर्नमेंट की ज़रूरत होंगी, सिर्फ एक गवर्नमेंट से वो चेंज नहीं होगा। आगे देखते हैं, कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, कोर्ट के पास डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट की पावर होती है और कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की भी पावर होती है। Sources of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy। 6 नंबर पॉइंट हो गया। 7 नंबर पॉइंट ये कहता है द फेडरल सिस्टम thus has dual objectives। जो फेडरल सिस्टम होता है उसके पास dual ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला होता है टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है, यूनिटी ऑफ द कंट्री का मतलब समझ रहे हो कि भारत की एकता, हमारी कंट्री की एकता, वाइल एट द सेम टाइम अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए, अब कुछ चीज़ें हमको जानना इंपॉर्टेंट है, जैसे यूनियन लिस्ट हो गई, स्टेट लिस्ट हो गई, यानी कि यूनियन लिस्ट में क्या क्या आता है, स्टेट लिस्ट में क्या क्या आता है और कॉन्करेंट लिस्ट में क्या क्या आता है। तो मैं आपको बता दूं कि कॉन्करेंट लिस्ट में वो दोनों आते हैं जो यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट में आते हैं। ठीक है, तो आपको यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट अच्छे से पढ़ना होगा, तभी आपको कॉन्करेंट लिस्ट समझ में आएगा। चलिए देखते हैं यूनियन लिस्ट क्या होता है। इट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये इंपॉर्टेंस होगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, आप उसको इंपॉर्टेंस बना लो। इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री। ठीक है, यूनियन लिस्ट में क्या क्या आता है, डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। ठीक है, दे आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट बिकॉज, ये यूनियन लिस्ट में क्यों इंक्लूडेड है ना, डिफेंस ऑफ द कंट्री, कंट्री की डिफेंस क्यों इंक्लूडेड है, फॉरेन अफेयर्स क्यों इंक्लूडेड है, बैंकिंग क्यों इंक्लूडेड है, कम्युनिकेशन और करेंसी क्यों इंक्लूडेड है यूनियन लिस्ट में, ये इसलिए इंक्लूडेड है बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दीज मैटर्स थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, हमें क्या होता है, हमें एक यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए होती है इन मैटर्स में। ठीक है, द यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। ये जो यूनियन लिस्ट में जो जो भी सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, जो भी दिए हुए हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया, तो इनके लिए यूनियन गवर्नमेंट लॉज बना सकती है। हाँ, उसके यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो इनके लिए लॉज बनाए। ये हो गया यूनियन लिस्ट में। चलिए, इससे पहले हम कॉन्करेंट लिस्ट पढ़ें, उससे पहले हमें क्या पढ़ना है, स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट क्या होती है, कंटेन सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट्स। ठीक है, ये स्टेट के सब्जेक्ट के लिए काम करती है। लोकल इम्पॉर्टेंस, यहाँ पे इम्पॉर्टेंस होना चाहिए, इम्पॉर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन। इसमें ये सब सब्जेक्ट्स इंक्लूड है, ये कंटेन करता है स्टेट लिस्ट। हाँ, द स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वही जो यूनियन लिस्ट में लिखा था। यूनियन लिस्ट में मैंने आपको बताया कि जो जो भी सब्जेक्ट्स हैं यूनियन लिस्ट में, उनके लिए यूनियन गवर्नमेंट अकेले ही लॉज बना सकती है। हाँ, और स्टेट गवर्नमेंट में क्या हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट अकेले लॉ बना सकती है, उसको यूनियन गवर्नमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्टेट लिस्ट में जितनी चीज़ें दी गई हैं उनको स्टेट लिस्ट बना सकती है, उनके ऊपर लॉ। मैंने आपको आसान भाषा में बता दिया। चलिए, अब हमने स्टेट लिस्ट पढ़ ली, यूनियन लिस्ट पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे कॉन्करेंट लिस्ट। इट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू द बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट, such as education, forest, trade, unions, marriage, adoption and succession. Both the union as well as the state government can make laws. इसमें क्या होता है, कॉन्करेंट लिस्ट में जितने भी जो भी सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं उनमें क्या होता है कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉज बना सकते हैं। ठीक है, और अगर दोनों के लॉज क्या होते हैं, आपस में कन्फ्लिक्ट करते हैं, तो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉज बनाया गया होगा उसकी मान्यता रहेगी, उसको माना जाएगा। अब पढ़ते हैं हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। उसके लिए हमें पढ़ना होगा लिंग्विस्टिक स्टेट्स। चलिए, लिंग्विस्टिक स्टेट्स पढ़ते हैं। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वॉज द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स in the country. If we look at political map of India when it began its journey, अगर मैप देखें, इंडिया का पॉलिटिकल मैप देखें, जब इसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी डेमोक्रेसी में 1947 में हुई थी, तो क्या हुआ, 1947 से
2019 तक का जो मतलब एक जर्नी थी उसको देख कर क्या हो गए, बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंगली जर्नी थी वो। क्या हुआ था वहाँ पे, बाई मैनी ओल्ड स्टेट्स हैव वैनिस्ड एंड मैनी न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड, है ना। बहुत सारे न्यू स्टेट्स क्रिएट हो गए और ओल्ड स्टेट्स वैनिस्ड कर दिए गए। आगे देखते हैं, एरियाज बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ द स्टेट्स हैव बीन चेंज, है ना। एरियाज बाउंड्रीज और नेम ऑफ स्टेट भी चेंज कर दिया गया था। In 1947, the boundaries of several old states of India were changed in order to make or create new states। ठीक है, 1947 में बाउंड्रीज यानी कुछ ओल्ड स्टेट्स की बाउंड्री चेंज हो गई। क्यों चेंज हो गई, न्यू स्टेट्स बनाने के लिए, है ना, मेक और क्रिएट न्यू स्टेट्स। दिस वॉज डन टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट। ये क्यों, किसके आधार पर बनाया गया, ये लैंग्वेज के आधार पर बनाया गया कि मतलब जो समान मतलब एक जैसी लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक स्टेट में रहेंगे। सम स्टेट्स वे क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, है ना। कुछ स्टेट्स थे जो लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बल्कि किस पे, कल्चर और एथनिसिटी के बेसिस पे बनाए गए थे कुछ स्टेट्स। दीज इंक्लूड्स स्टेट्स लाइक नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। देखो मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया। When the demand for the formation of states on the basis of language raised, some national leaders feared that it would lead the disintegration of the country। बात समझ में आई। चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन है, व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेके लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती है तो उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन क्या क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन इज मच मोर देन अ मियर ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी टू लोअर लेवल। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। इट इम्प्लीज सिलेक्टिव dispersal of authority. It shows that belief that people are competent, capable and resourceful. Decentralization indicate that employees at middle and lower level can assume the responsibility for effective implementation of their decisions। ठीक है, decentralization recognize the need of authority for decision maker। I hope कि आपको समझ में आ गया होगा फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये थी मेरी वीडियो फेडरलिज्म के ऊपर। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको और अच्छे तरीके से बताऊंगी। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड।